कभी अपने इन्वेस्टमेंट स्टेटमेंट को देखकर सोचा है कि मेरा पोर्टफोलियो मैनेजर आखिर काम कर कैसा रहा है? आज हम इसी सवाल की तह तक जाएंगे। हम सिर्फ ऊपर ऊपर के नंबरों से आगे बढ़कर ये समझेंगे कि उनके परफॉर्मेंस को सही तरीके से कैसे आंका जाए। चलिए एक सिचुएशन सोचते हैं जो बहुत से इन्वेस्टर्स के लिए जानी पहचानी है। आपको अपनी सालाना रिपोर्ट मिलती है और उसमें दिखता है कि पोर्टफोलियो 20% ऊपर है। पहला रिएक्शन जाहिर है, खुशी। मन में आता है, वाह, मेरा मैनेजर तो जीनियस है। पर क्या हमें बस इसी पहली सोच पर रुक जाना चाहिए या कहानी में कुछ और भी है? तो चलिए थोड़ी जांच पड़ताल करते हैं। हम उस 20% रिटर्न को बारीकी से देखेंगे और पता लगाएंगे कि इसके पीछे की असली कहानी क्या है। क्योंकि जैसा कि हम जानते हैं, जो चीज़ पहली नज़र में साफ दिखती है वो शायद ही कभी पूरी सच्चाई होती है। तो हमारी पड़ताल का पहला सुराग है वो 20% का आंकड़ा। हमें ये समझना होगा ये नंबर हमें क्या बताता है और क्या नहीं बताता। ये जो 20% का नंबर हम देख रहे हैं उसे टेक्निकली होल्डिंग पीरियड रिटर्न या HPR कहते हैं। ये बस आपके शुरुआती पॉइंट और आखिरी पॉइंट के बीच के परफॉर्मेंस को मापता है। आसान है, सीधा है और हमारी पड़ताल के लिए एक अच्छी शुरुआत है। लेकिन ये कहानी की बस शुरुआत है। लेकिन HPR के साथ एक बड़ी दिक्कत है। ये आपके डाले या निकाले गए पैसों से बहुत आसानी से ऊपर नीचे हो सकता है। सोचिए, अगर आपने मार्केट के ठीक ऊपर जाने से पहले एक बड़ी रकम जमा कर दी तो आपका रिटर्न जबरदस्त दिखेगा। अब क्या ये इसलिए हुआ क्योंकि मैनेजर जीनियस है या सिर्फ इसलिए कि आपकी टाइमिंग अच्छी थी? HPR हमें ये नहीं बताता। तो अगर HPR हमें गुमराह कर सकता है, तो फिर प्रोफेशनल्स सच्चाई का पता कैसे लगाते हैं? वो इस शोर शराबे को कैसे फिल्टर करते हैं? देखिए, प्रोफेशनल्स एक चीज इस्तेमाल करते हैं जिसे टाइम वेटेड रेट ऑफ रिटर्न या TWR कहते हैं। इसको ऐसे समझिए, TWR आपके कैश फ्लो की टाइमिंग के शोर को फिल्टर कर देता है ताकि आप सिर्फ मैनेजर के इन्वेस्टमेंट फैसलों के परफॉर्मेंस को देख सके। ये मैनेजर की असली स्किल का सच्चा स्कोर कार्ड है। तो यहाँ मतलब की बात यह है, जब मैनेजर के स्किल को परखना हो तो TWRR को देखना चाहिए। ये बताता है कि वो इन्वेस्टमेंट के फैसले लेने में कितने अच्छे हैं। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि पैसा कब डाला या निकाला गया। यही प्रोफेशनल स्टैंडर्ड है। ठीक है, तो हमने रिटर्न के आंकड़े को तो दुरुस्त कर लिया, लेकिन एक सही मूल्यांकन सिर्फ ये नहीं देखता कि आप कहाँ पहुंचे, बल्कि ये भी देखता है कि सफ़र कैसा था। और इसका मतलब है रिस्क को समझना। इसको ऐसे समझिए, अगर कोई पायलट आपको एक भयंकर तूफान में लापरवाही से प्लेन उड़ाकर सेफली लैंड करा दे, तो क्या आप उसकी तारीफ करेंगे? शायद नहीं। इन्वेस्टमेंट में भी यही सच है। 20% का रिटर्न शानदार है, लेकिन अगर इसे पाने के लिए बहुत ज़्यादा रिस्क उठाया गया तो ये स्किल से ज़्यादा किस्मत की बात हो सकती है। रिस्क को मापने का एक मुख्य तरीका है स्टैंडर्ड डेविएशन। ये आपको सीधे सीधे बताता है कि आपका इन्वेस्टमेंट कितना अस्थिर रहा है। क्या ये एक स्मूथ स्थिर चढ़ाई थी या फिर ये एक ऊबड़ खाबड़ दिल दहला देने वाली राइड थी? जितना ज्यादा स्टैंडर्ड डेविएशन मतलब सफर उतना ही ज्यादा जोखिम भरा था। फिर आता है बेटा, जो आपके पोर्टफोलियो की पूरे मार्केट के मुकाबले सेंसिटिविटी को मापता है। अगर बेटा 1 से ज्यादा है तो इसका मतलब है कि जब मार्केट ऊपर जाता है तो आपका पोर्टफोलियो और भी तेजी से ऊपर जाता है, लेकिन जब मार्केट गिरता है तो ये और भी तेजी से नीचे आता है। ये वो रिस्क है जो पूरे मार्केट में फैला हुआ है। तो अब हमारे पास 2 जरूरी सुराग हैं, सही रिटर्न और सफर का जोखिम। अब वक्त है इन दोनों को एक साथ लाने का और एक स्मार्ट स्कोर बनाने का, जो हमें पूरी कहानी बताएगा। अब आता है शार्प रेशियो, जो शायद परफॉर्मेंस को ग्रेड देने के लिए सबसे मशहूर तरीकों में से एक है। इसे ऐसे सोचिए, ये मापता है कि उठाए गए हर यूनिट रिस्क के लिए आपको कितना इनाम मिला। शार्प रेशियो जितना ज्यादा होगा, इसका मतलब है कि उठाए गए रिस्क के लिए उतना ही बेहतर रिटर्न मिल रहा है। टेनोर रेशियो शार्प रेशियो का ही करीबी रिश्तेदार है, लेकिन टोटल रिस्क को देखने के बजाय ये सिर्फ मार्केट रिस्क यानी बीटा पर फोकस करता है। ये खास तौर पर तब काम आता है जब आप एक बड़े, पहले से ही अच्छी तरह से डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो में एक नया इन्वेस्टमेंट जोड़ने के बारे में सोच रहे हों। ठीक है, हमारी जांच पड़ताल अब अपने आखिरी और सबसे दिलचस्प पड़ाव पर पहुंच गई है। हमने रिटर्न को सही किया, रिस्क को मापा। अब हमें ये पता लगाना है ये बेहतर परफॉर्मेंस क्यों हुआ। क्या ये स्किल था या सिर्फ किस्मत? इसे कहते हैं परफॉर्मेंस एट्रीब्यूशन, और ये सुनने में जितना मुश्किल लगता है उतना है नहीं।
ये बस रिटर्न को उसके छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ने जैसा है, ताकि हम देख सके कि मैनेजर ने अपना एक्स्ट्रा रिटर्न आखिर कमाया कहाँ से। क्या वो सही सेक्टर चुनने में माहिर थे या सही स्टॉक चुनने में? चलिए एक ठोस उदाहरण देखते हैं। यहाँ हमारे पास एक पोर्टफोलियो है जिसने अपने बेंचमार्क से 0.9% बेटर परफॉर्म किया है। हम देख सकते हैं कि मैनेजर ने टेक्नोलॉजी में ज्यादा और हेल्थ केयर में कम पैसा लगाया। अब सवाल ये है, क्या ये अच्छे फैसले थे और वो एक्स्ट्रा 0.9% असल में आया कहाँ से? हम उस 0.9% को 3 मेन वजहों में बांट सकते हैं। पहला है एसेट एलोकेशन। क्या मैनेजर ने सही सेक्टर्स पे दाव लगाया? दूसरा है सिक्योरिटी सिलेक्शन। क्या उन्होंने उन सेक्टर्स के अंदर सही स्टॉक्स चुने? और तीसरा है इन दोनों का मिला-जुला असर। और ये है वो लम्हा जहां सब कुछ साफ हो जाता है। जैसा कि हम देख सकते हैं, कुल 0.9% के बेहतर परफॉर्मेंस में से एक बहुत बड़ा हिस्सा 0.85% सिर्फ सही स्टॉक चुनने से आया। उनके सेक्टर पर लगाए गए दाव यानी एसेट एलोकेशन ने थोड़ी मदद की, लेकिन उनका असली स्किल स्टॉक चुनने में था। अब हम जानते हैं कि वो क्यों बेहतर परफॉर्म कर रहे थे। तो हमारी इस पूरी पड़ताल का नतीजा क्या निकला? सिंपल है, कभी भी सिर्फ हेडलाइन नंबर को देखकर मत रुकिए, हमेशा गहराई में जाइए। पूछिए, इस रिटर्न को पाने के लिए कितना रिस्क लिया गया और क्या ये परफॉर्मेंस मैनेजर की स्किल की वजह से था या बस मार्केट की लहर पर सवार होने की वजह से। तो अगली बार जब कोई अपने पोर्टफोलियो के शानदार परफॉर्मेंस की बात करे, तो अब आपके पास सिर्फ ऊपरी तौर पर देखने के बजाय सच्चाई को उजागर करने के लिए सही सवाल है। इससे ये तय करने में मदद मिलेगी कि जो दिख रहा है वो असली स्किल है या